इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी DEPR एग्जामिनेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप आरबीआई का रोल देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और इंडिया की जो एक्सटर्नल हेल्थ है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा होता है। उसी सेंस में मैं आपके लिए लेक्चर लेके आया हूं जिसमें हम एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में A to Z डिटेल समझेंगे और क्या क्या आरबीआई ग्रेड बी DEPR के पेपर में पूछा जाता है उससे रिलेटेड चीज़ों को एनालाइज करेंगे। इस वीडियो को देख के आप बाकी टॉपिक्स भी इसी स्टाइल में पढ़ सकते हो। तो अगर आपको ये स्टाइल समझ में आ जाए कि किस तरह क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे टॉपिक में वही क्वेश्चन ढूंढने हैं जो आरबीआई पूछ सकता है और कौन कौन से ऐसे एंगल है जहां पे आंसर राइटिंग बन सकता है या MCQ बन सकता है फेस 1 का। तो आइए शुरू करते हैं आरबीआई ग्रेड बी DEPR से रिलेटेड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। वो क्या है? व्हाई BOP इज द पल्स ऑफ एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। अगर एक डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें तो उसकी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा वाइटल होती है, क्योंकि जैसे इंडिया है, यूएस में कुछ चेंजेस होते हैं तो इम्पैक्ट हम पे भी आता है और हमारे फाइनेंसेस पे, गुड सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब पे आता है। तो उसी सिलसिले में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि इंडिया की फॉरेन करेंसी का भी ध्यान रखता है, एक्सचेंज रेट का ध्यान रखता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का रखता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट्स का भी रखता है, तो उसके हिसाब से इंडिया का जो नेशनल एक्सटर्नल सेक्टर है वो मैं BOP को रिपोर्ट कार्ड बोलता हूं। ठीक है, सो BOP क्या है? रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन एक कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इट इज लाइक एक देश से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और ये एक्सटर्नल स्ट्रेंथ को बताता है। क्या बताता है? ट्रेड, कैपिटल फ्लोज, रेमिटांसेस, फॉरेक्स बफर। फॉरेक्स बफर मतलब कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं हमारे पास, कि अगर किसी सेंस में एक्सपोर्ट बंद हो जाते हैं तो हम कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि 1991 में सिर्फ 15 दिन के बचे थे। आज की तारीख में 600 बिलियन प्लस हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। रेमिटांस मतलब जो इंडियंस बाहर काम करते हैं और पैसा भेजते हैं इंडिया में। ट्रेड और कैपिटल फ्लो आप समझते हैं, मतलब बाहर के लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में। और ट्रेड मतलब जो गुड्स का और सर्विसेज का ट्रेड कर रहे हैं। आरबीआई जो है वो BOP को मॉनिटर करता है और उसके हिसाब से मॉनेटरी, एक्सचेंज रेट और कैपिटल फ्लो की पॉलिसीज बनाता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर कैपिटल इंडिया से बाहर फ्लो हो रहा है तो आरबीआई ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिससे उसको कंट्रोल कर सके या स्लो डाउन कर सके और उस टाइम फ्रेम में एडजस्ट कर सके। एग्जाम में BOP का क्वेश्चन टेस्ट करता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग। ये दो चीजें बहुत ही गहराई में टेस्ट की जाती हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज लाइक इंडियाज फाइनेंशियल हेल्थ, है ना, फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट। इट वीकन्स द करेंसी एंड इकोनॉमी फील द शॉक। मतलब इसका इंपैक्ट जो आता है करेंसी पे आता है और करेंसी से ये अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी को इंपैक्ट करती है। जब भी आपने कभी एक न्यूज सुनी होगी कि अचानक से स्टॉक मार्केट डाउन हो गया, अचानक से कैपिटल आउटफ्लो हो गया, अगर आप पे इसको और ज्यादा पढ़ना, 1997 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी जहां पे फॉरेन करेंसी को हॉट मनी कहने लग गए थे। मतलब थाईलैंड और ये जो साउथ ईस्ट एशियन की इकोनॉमी है सारा इनसे आउटफ्लो होना शुरू हो गया था वेस्टर्न नेशन की तरफ। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राइसिस थी जिसको लेके अभी तक इकोनॉमीज डरती हैं, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल डिपेंडेंसी बढ़ जाती है ये प्रॉब्लम ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमेशा ये स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है ना DEPR के, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च के, तो मैंने आपके लिए ना 3 आवर्स की एक वर्कशॉप है विच इज एब्सोल्युटली फ्री। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। A to Z उसमें चीजें डिस्कस की गई हैं, फ्रॉम फेज 1 फेज 2 टू इंटरव्यू, और क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स हैं, किस तरह से सिलेबस को अप्रोच करना है, किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आरबीआई कभी देता नहीं है पर हमारे एकेडमिक एक्सपर्ट खुद जाके एग्जाम देते हैं और क्वेश्चन को मेमोरी बेस्ड फ्रेम करके आप तक पहुंचाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन फेज 1 में आ रहे हैं, किस टाइप के फेज 2 में आ रहे हैं, और अभी हमारे काफी सारे एस्पिरेंट दिसंबर में फेज 2 भी दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी चीजें A to Z आपको इस एग्जाम के बारे में जाननी है उस वर्कशॉप में मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो आप चाहो एब्सोल्युटली फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ना मिले तो सपोर्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2 मेन अकाउंट्स प्लस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं ये सब मिला के बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है।
पहले आते हैं करंट अकाउंट, ये ट्रेड बैलेंस है, मतलब जो भी चीज बाहर भेजी गई और बाहर से ली गई, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वो इसमें आते हैं, ठीक है। इनविजिबल्स मतलब सर्विसेज जो दिखती नहीं है। रेमिटेंस मतलब जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं और पैसा इंडिया भेजते हैं, जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में हमारे काफी लेबर काम करते हैं और इंडिया पैसा भेजते हैं। यूएस में हमारे आईटी प्रोफेशनल्स रहते हैं, पैसा कमाते हैं और इंडिया भेजते हैं, उसे रेमिटेंसेस कहते हैं। इंडिया हाईएस्ट है वर्ल्ड में। इन्वेस्टमेंट इनकम वो वहां पे से कमा के यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, और करंट ट्रांसफर जो भी होते हैं वो इसमें आते हैं। ट्रेड बैलेंस में दोनों होती है, इनविजिबल भी होते हैं, विजिबल, जिसे हम मर्चेंडाइज कहते हैं, ठीक है। मर्चेंडाइज मतलब जो गुड्स जिसे हम टच कर सके। एरर्स और ओमिशन का भी इसमें रोल रहता है। फिर है कैपिटल अकाउंट, के और एफ के नाम से ये जाना जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब मैकडोनल्ड्स आया इंडिया में और मैकडोनल्ड्स ने अपने स्टोर्स एस्टेब्लिश किए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर की कंपनीज ने इंडिया के स्टॉक मार्केट में और इंडियन की कंपनीज में पैसा लगाया। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मतलब सपोज फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से को अगर लोन की जरूरत है तो वो बाहर से पैसा उठाती हैं, तो उसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रशियन ऑयल वो लेते हैं, रिफाइन करते हैं, फिर भेजते हैं, पर उसी सेंस में उनके जो लोन है वो यूएस के बैंक से भी है, ठीक है। फिर हो जाता है बैंक की कैपिटल, तो जो भी बैंक की कैपिटल है वो भी इसमें आ जाएगी। और एनआरआई जो डिपॉजिट करते हैं इंडिया के, उसे भी हम कैपिटल अकाउंट में ही लेते हैं। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात है, तो डेफिसिट और सरप्लस उस पर डिपेंड करता है जब फॉरेक्स बढ़ते हैं या गिरते हैं। अब बढ़ेंगे कब? जब हम ज्यादा माल अपना बाहर भेजेंगे और हम डॉलर में कमाएंगे या यूरो में कमाएंगे, या जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की अप्रूव्ड करेंसीज हैं उसमें कमाएंगे, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते हैं। करंट account shows income and expenditure, okay, and capital account shows financing and investment। ये लाइन मैंने आपके लिए लिखी है, इससे आपको क्लियर कट क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार डीपीआर के एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, फेज 1 में आए या फेज 2 में आए, ठीक है, क्योंकि आरबीआई में आप जब एंटर होगे तो आपको इन्हीं सारी चीजों पर काम करना है, ठीक है। फिर पहला आता है करंट अकाउंट डेफिसिट, सीएडी, इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स प्लस नेट इनविजिबल्स। और ये किसके लिए इंडिकेटर होता है? ये होता है एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी, मतलब जैसे ही वल्नरेबिलिटी आएगी कैड आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इसे हम ट्विन डेफिसिट का पार्ट भी कहते हैं। जब फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट एक साथ हो उसे हम ट्विन डेफिसिट कहते हैं, और इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है। फिर आ जाते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड पे। इसमें क्या है? ट्रेड की बात कर रहे हैं, गुड्स एक्सपोर्ट एंड गुड्स इंपोर्ट। तो यहां पर ट्रेड है और यहां पे बात सिर्फ गुड्स की हो रही है, ठीक है। फिर यहां पर आ जाते हैं प्राइमरी इनकम क्या है? इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, प्रॉफिट। सेकेंडरी इनकम क्या है? रेमिटेंसेस, और इंडिया इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट और लार्जेस्ट रेसिपिएंट। और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात करते हैं, मतलब फ्रीडम टू मूव कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर, जो हमारे अभी फुली तो नहीं है, करंट अकाउंट पे फुली है। मैं समझा देता हूँ उसका सिंपल सा मीनिंग। करंट अकाउंट में फुली है मतलब अगर आपको ट्रेड करनी है तो आप कितनी भी करेंसी को कन्वर्ट करा सकते हो। कैपिटल अकाउंट में फुली नहीं है, उसका रीजन है क्योंकि रातों रात इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर भी जा सकता है, जिससे हमारी इकोनॉमी वल्नरेबल और कोलैप्स भी हो सकती है। इसीलिए हमने उसको फुली नहीं रखा है। आपने जहां भी पढ़ा होगा वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इंडिया में पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है कैपिटल अकाउंट पे, करंट अकाउंट पे फुली है, मतलब ट्रेड के लिए आप जितना करना चाहो कर सकते हो। दीज कंसेप्ट फॉर्म टेक्निकल बैकबोन ऑफ एवरी डीईपीआर आंसर इन फेज 2 एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर इंडिया का बीओपी डेटा देखते हैं। 2014 से 2025 लिया हुआ है मैंने। इंडियाज रियल एक्सटर्नल हेल्थ स्नैपशॉट। करंट अकाउंट देखते हैं कितना है? 1.5% ऑफ जीडीपी। सर्विसेज में सरप्लस है एंड इट इज राइजिंग। क्यों? क्योंकि आईटी में हमारा बूम है, बीपीओज हैं या बीपीएम बोल लो, कंसल्टिंग है, ये सारी चीजें। प्राइमरी इनकम क्या है? आउटफ्लोज इंक्रीजिंग ड्यू टू एफडीआई प्रॉफिट रिपैट्रिएशन, मतलब मैकडोनल्ड्स यहां से प्रॉफिट कमाएगा तो प्रॉफिट यूएस वापस लेके जाएगा। ऐसी ही और भी सारी कंपनी से, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मैकडोनल्ड्स का नाम ले लिया। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो एफडीआई इनफ्लोज पे डेटा देखते हैं, लगभग इतने बिलियन है, जो कि अभी थोड़ा कम है, इससे ज्यादा हमारी कैपेसिटी है। एफपीआई की बात करें, ये वॉलेटाइल होते हैं पर ये हमारा अभी नेट पॉजिटिव चल रहा है। और एनआई नेट डिपॉजिट स्टेबल है, मतलब जो हमारे देश के नॉन रेसिडेंट इंडियन है वो बाहर रहते हैं और बाहर से जो डिपॉजिट करते हैं वो स्टेबिलिटी में। एफपीआई वॉलेटाइल है। एफपीआई मतलब मैं अगर एक यूएस सिटीजन हूँ,
इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ से पैसा निकालना भी आसान है, इसीलिए उसकी एंट्री एग्जिट दोनों आसान होती है, इसे हम उसे वॉलेटाइल कहते हैं। ठीक है, फिर अगेन इंडियाज रियल एक्सटर्नल हेल्थ का स्नैपशॉट में आगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पढ़ते हैं। ये 642 बिलियन है जनवरी 2025 के, हर साल चेंज होते रहते हैं। आप एक बार इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड डेटा निकाल सकते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे का डेटा ऑथेंटिक होता है, जो कि हर एग्जामिनेशन में चलता है। तो इंपोर्ट कवर लगभग हमारे पास 11 महीने का है। जब इकोनॉमिक क्राइसिस 1990 में आई थी तब से 15 दिन का बचा था। मतलब आज से अगर हमारी इनकम जीरो हो जाए तो 11 महीने तक इंडिया के इंपोर्ट्स को कोई हाथ नहीं लगा सकता, मतलब हमको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी पड़ी। ये जनरली 6 मंथ्स प्लस होता है, जिसे हम अच्छा मानते हैं। ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो इंडिया का 4th लार्जेस्ट रिजर्व है ये। ठीक है, चाइना का बताऊं तो 2 ट्रिलियन से ऊपर है, 2 ट्रिलियन, आप समझो। ठीक है, रुपी लेवल की बात करते हैं तो ये स्टेबल है, अराउंड लगभग 83, 83, 84, 85, 87 तक भी गया, बट समवेयर इतने पे स्टेबल है। आज मैं नवंबर 2025 में वीडियो बना रहा हूं। जब इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर टुडे इज मैसिव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बफर, यही हमें स्ट्रेंथ देता है इकोनॉमी के डिसीजन लेने में। बीओपी की प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन डेफिसिट बिकम्स क्राइसिस, ठीक है, ये सिग्नल क्या करता है, वल्नरेबिलिटी को सिग्नल देता है कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी वल्नरेबल है। बताता हूं, अगर परसिस्टेंट कैड है, मतलब लगातार करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है, तो कब कब होगा, जब ऑयल प्राइस बढ़ जाएंगे, जब गोल्ड के इंपोर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे, जब गोल्ड की डिमांड इंडिया में बढ़ जाएगी, या फिर हमारे एक्सपोर्ट वीक हो जाएंगे क्योंकि कंपेटिटिवनेस बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल टैरिफ लगा इंडिया पे, पहले 25% फिर 25% और, तो इससे क्या हुआ, जो ग्लोबल रेट में इंडियन गुड्स का रेट था अब वो बाकियों से महंगा हो गया क्योंकि इंडिया पर टैरिफ लग गए। ये भी एक इशू हो जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनकी डोमेस्टिक इकोनॉमी को चांस देने में, उनको पहले वो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए थे, पर अब वो डोमेस्टिक मार्केट एक्सेस भी उनको अच्छे से एक्सेस करवाया जा रहा है। नेक्स्ट है वॉलेटाइल कैपिटल फ्लोज। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इनकम होती है वो एग्जिट कर देती है ड्यूरिंग यूएस फेड टाइटनिंग। मैं आपको सिंपल सी चीज समझाता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर इंटरेस्ट रेट है 7%, जो कि होता नहीं है, बहुत ज्यादा है, पर मान लीजिए 7% है, और इंडिया में 9% है, 9। अब ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस बहुत कम है क्योंकि बीच में एक्सचेंज रेट भी है, टैक्स भी है, फ्लो करने में कॉस्ट भी आएगी। पर मान लीजिए ये 7% से घट के 4% हो जाता है यूएस में, और इंडिया में 9% है, मतलब डबल रिटर्न मिल रहा है, तो यूएस का पूरा पैसा उठ के इंडिया में आ जाएगा। पर मान लीजिए ये रेट 7% की जगह 8% हो जाता है या 9% ही हो जाता है, तो लोग सोचेंगे कि इट इज रिस्की टू इन्वेस्ट इन इंडिया, इट्स बेटर इफ वी आर गेटिंग द सेम रिटर्न, तो हम यूएस में ही कमा लें। अब आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हुई, नहीं यही थोड़ा रिवाइंड करके फिर से सुन लेना। तो जैसे ही यूएस का फेडरल रिजर्व रेट को टाइट करता है, वैसे ही एफपीआई एग्जिट हो जाती है। इसीलिए इंडियन इकोनॉमी में ध्यान रखा जाता है कि जो इन्वेस्टर है उनके रिटर्न्स स्टेबल रहें। ठीक है, फिर आ जाते हैं हाई एक्सटर्नल डेट एक्सपोजर। हमारे पास एक्सटर्नल डेट का एक्सपोजर काफी हाई है, शॉर्ट टर्म डेट है स्पेशली, तो ये रोल ओवर रिस्क है। फिर है करेंसी डेप्रिसिएशन। अब करेंसी डेप्रिसिएशन को हम कहीं ना कहीं देखते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन से। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन मतलब अगर चीजें महंगी चल रही हैं और महंगी हो गई हैं और हम उसको फिर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इन्फ्लेशन जो राइज इन द प्राइस हो रहा है, किसी भी वजह से हो रहा हो, वो इंडिया में भी दिखता है। हिस्टोरिकल एग्जांपल देखें, 1991 की जो क्राइसिस आई थी उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट 3% था और रिजर्व्स हमारे पास ऑलमोस्ट 15 डेज के ही बचे थे। और 2013 में टेपर टेंट्रम में रुपी क्रैश हो गया था और 68 रुपीस पर यूएस डॉलर हो गया था। अभी आप जब भी करेंसी का एक्सचेंज समझे ना, तो डॉलर को ना करेंसी ना समझे, डॉलर को एक चीज समझे। जैसे इतने रुपए खर्च करके $1 मिलता है, तो डॉलर को एक कमोडिटी की तरह सोचेंगे तो आपको एक्सचेंज रेट में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं बीओपी क्राइसिस हिट सडनली एंड हिट हार्ड। इसीलिए जब मार्केट पैनिक करता है ना, तब ये चीज होती है। तो आरबीआई इसके लिए प्रिपेयर है और आरबीआई का मेरे हिसाब से फिनोमिनल जॉब चल रहा है बीओपी को मैनेज करने में। फिर इंडिया की स्ट्रेंथ करते हैं, व्हाई वी आर सेफ टुडे। हम इतना सेफ क्यों फील करते हैं, और हमारी इकोनॉमी का हम बोलते हैं फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, यू विल ऑलवेज सी दैट इंडियाज फंडामेंटल आर वेरी स्ट्रांग, सो इंडिया इज नॉट वल्नरेबल टू एनी क्राइसिस लाइक दिस। इवन जैसे ही टैरिफ लगाए थे बैक टू बैक,
हमारे एक्सटर्नल जो सेक्टर है उसका जो डेटा आया था कि 2% ही इफेक्ट करेगा ये कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी के जो भी चीजें थी। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बफर है जो इंडिया के एक्सटर्नल शॉक्स को इंडिया को कवर करता है। सबसे पहली चीज है सर्विसेज का सरप्लस। आईटी और डिजिटल सर्विस बहुत है, हम इंडिया से यूएस को एक्सपोर्ट भी करते हैं और बाकी कंट्रीज को भी करते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्पनसेट कर देता है किसको, जो ट्रेड डेफिसिट हम मर्चेंडाइज में है। मर्चेंडाइज मतलब वो गुड्स जिनको हम टच कर सकें, इनविजिबल मतलब जिनको हम टच नहीं कर सकते। तो हमारा सर्विसेज में सरप्लस बढ़ता जा रहा है, उस वजह से हमारा बफर अच्छा है। रिकॉर्ड रेमिटांसेस लगभग 120 बिलियन पर ईयर हम लोग रेमिटांसेस में रिसीव करते हैं। मतलब हमारे देश के लोग दूसरे देश में रह रहे हैं और इंडिया में पैसा भेजते हैं, अपने माँ बाप को भेजेंगे या फिर अपने रिलेटिव्स को भेजेंगे या खुद ही इन्वेस्ट कर देंगे इंडिया के बैंक अकाउंट्स में, एफडी या म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। फिर हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, ये हमको क्राइसिस में कुशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर लो एक्सटर्नल डेट है टू जीडीपी है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है जो जापान जैसी कंट्री की वन ऑफ द हाईएस्ट है, तो ये इमर्जिंग मार्केट है, वन ऑफ द लोएस्ट है। और पांचवा है आरबीआई की क्रेडिबल पॉलिसी इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कम्युनिकेशन से स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे चला जाता है, अगर सही से कम्युनिकेट ना किया जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मुश्किल होती है। तो इंडिया इज नाउ मच मोर रेजिलियंट, रेजिलियंट मतलब तूफान अगर आएगा तो इंडिया डट के खड़ा रहेगा, ठीक है, देन इट वाज इन 1991 और इवन इन 2013। तो ये देखा जा रहा है कि अभी हम बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हैं और हर कंट्री हमारे आके इन्वेस्ट करना चाहती है। अगर आपने कुछ स्टेटमेंट सुने होंगे यूएस प्रेसिडेंट के कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और हमारे यहाँ भी कुछ पॉलिटिशियंस उसको हवा देने की कोशिश कर रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। उनके मुंह पे ये तमाचा है। क्या तमाचा है कि जब फेस्टिवल पीरियड आया ना तो 5 लाख करोड़ की स्पेंडिंग थी। मतलब बाहर का जो इफेक्ट है वो हम पे हो ही नहीं रहा है, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ही इतना फास्ट है, इतना ज्यादा है कि इंडियन इकोनॉमी खुद ही में एक स्टेबल है। तो जो सेंट्रल बैंक है कंट्री का, वो गार्जियन है एक्सटर्नल स्टेबिलिटी का, गार्ड करता है, उसको सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब क्या क्या टूल यूज किए जाते हैं आरबीआई द्वारा वो हम देखते हैं। स्पॉट एंड फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन, जब भी एक्सचेंज रेट, हम मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट को अपनाते हैं। क्या मतलब है उस चीज का, मतलब आरबीआई ने एक रेंज बना रखी है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये रियल नहीं है, वो रेंज इनविजिबल है। एक रेंज मान लो 80 से 90 के बीच में, जब 80 से 90 के बीच में अगर रुपी का रेट रहेगा, रुपी टू डॉलर, तो आरबीआई कोई बड़े एक्शन नहीं लेगा। पर मान लीजिए रुपी लगभग 88 तरफ स्लिप होने लग गया या 82 तरफ स्ट्रांग होने लग गया, तो आरबीआई एक्शन लेगा। जो लोग बोलते हैं ना कि आजादी के टाइम 1 रुपए का 1 डॉलर था, आज अगर वो चीज हो जाएगी ना तो हमको नुकसान हो जाएगा। तो रुपी टू डॉलर एक बैलेंस होना चाहिए, उसमें मतलब नहीं है कि कितने रुपए में, क्योंकि हम जब एक्सपोर्ट करते हैं ना तो हमें उससे पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, और जब हम यूएस से करेंसी एक्सचेंज कराते हैं कुछ इंपोर्ट करने के लिए तो हमें पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं वही बैलेंसिंग एक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद स्वैप लाइन्स है बैंक से, फिर कैपिटल फ्लो मैनेजमेंट है, इंटरेस्ट रेट का एडजस्टमेंट हो जाता है, और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग एनआरआई डिपॉजिट को भी हम रेगुलेट बहुत अच्छे से करते हैं। गोल्स की बात करूं तो मेंटेन ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ रुपी, जो मैंने आपको बताया, ये एक इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। प्रिवेंट एक्सेसिव वॉलेटिलिटी, जैसे ही मार्केट में हलचल मची उसको हमने प्रिवेंट कर लिया, ठीक है। नॉट अ स्पेसिफिक रेट पे, पर एक टारगेट रहता है, ठीक है। और एडिक्वेट फॉरेन एक्सचेंज की लिक्विडिटी रहे, जब भी इंडिया को पैसे चाहिए हो, जब भी हमारे एक्सपोर्टर्स को रिक्वायरमेंट हो, इंपोर्टर्स को रिक्वायरमेंट हो, तो हमारे पास अवेलेबिलिटी रहे। आउटकम क्या है कि इंडियन रुपी has been one of the least volatile emerging market currencies in 2024 and 25. Least volatile, this is one of the biggest strength. मैं आपको बताता हूं, आपने टर्की का सुना होगा, ब्राजील का सुना होगा, काफी ज्यादा उन्होंने इन्फ्लेशन फेस किया था। सो आरबीआई डजंट डिफेंड a number, it defends the stability. सो आरबीआई के लिए रुपी का रेट एक नंबर नहीं है, स्टेबिलिटी है। अब यहां से वे फॉरवर्ड क्या है इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर के लिए, कि कैसे हम 2030 तक एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल सेक्टर बना पाए। क्या क्या रिफॉर्म इसमें रिक्वायर्ड है फॉर लॉन्ग टर्म बीओपी स्टेबिलिटी, ठीक है। बूस्ट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, पहला है एफटीए का, फॉरेन ट्रेड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं यूएई के साथ, ईयू के साथ, लॉजिस्टिक्स हैं, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन है, ये सारी चीजें करनी है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट काफी हेल्प करते हैं दोनों कंट्री के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए। दूसरा है इंक्रीज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग,
तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दी गई है कि आप इस स्पेसिफिक कमोडिटी को प्रोड्यूस करोगे तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो सरकार का ये स्कीम बहुत अच्छा चला है पोस्ट कोविड, जो कि आत्मनिर्भर भारत के साथ लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया 2014 से चल रहा है, तो 10 साल से ज्यादा हो गए, वो भी फिनोमिनल है, बट अभी भी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग में काफी स्कोप है। प्लस इंडिया एक लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है, मतलब जहां पे लेबर सरप्लस में अवेलेबल है, और एआई के एडवेंट पे मेक इन इंडिया का फ्रूटफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रमोट आईएनआर ट्रेड इनवॉइसिंग, तो यहाँ पे कोशिश करनी है कि धीरे धीरे हम यूएसडी से डिपेंडेंसी घटाएं, पर यूएस पूरी कोशिश करेगा कि वो हेजेमनी उनकी डॉलर से बनी होती है और वो मेंटेन करके रखें। इसलिए आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं इंडियन जो लीडर्स हैं अभी, वो धीरे धीरे यूएस की बात नहीं भी मानते हैं, फिर भी यूएस उतना नहीं करता, क्योंकि उस पर डिपेंडेंसी हमारी भी है और उनकी डिपेंडेंसी भी हम पर है। ठीक है, फिर है अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल, मतलब एफडीआई इज फार मोर बेनिफिशियल देन एफपीआई, क्योंकि एग्जिट धीरे होती है। ठीक है, ग्रीन फाइनेंसिंग एंड सोवरेन फंड्स, मतलब जो सरकार के फंड्स होते हैं उसमें पैसा डालें लोग, और ग्रीन फाइनेंसिंग मतलब जो भी हमारे ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए हमें फाइनेंसिंग मिले, जिससे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल रहेगा ना, तो पैसा स्टेबिलिटी में रहता है और जल्दी फ्लो बाहर नहीं होता है। फिर स्ट्रेंथन सर्विसेज एंड डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। चाइना की स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी स्ट्रेंथ सर्विसेज है, इसलिए रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी इंडिया ने साइन नहीं की, क्योंकि वो पूरी मैन्युफैक्चरिंग को मदद कर रही थी और सर्विसेज का मार्केट एक्सेस ले रही थी, तो हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं था जितना वो चाइना के लिए था, इसलिए हमने मना कर दिया। तो हमारी स्ट्रेंथ यही है। एग्जाम रेडी लाइन आप पढ़ लीजिए जो आपको फेज 2 में काम आएगा। इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी विल डिपेंड ऑन सस्टेनेबल कैड करंट अकाउंट डेफिसिट, स्ट्रॉन्ग कैपिटल फ्लोज एंड एडिक्वेट फॉरेक्स बफर। ये 2 लाइन मैंने आपके लिए नीचे लिखी है कि जो नेक्स्ट डेकेड है इंडिया की अपॉर्चुनिटी है, बट इट मस्ट बी बैक्ड बाय स्मार्ट एक्सटर्नल सेक्टर पॉलिसी। अगर स्मार्ट एक्सटर्नल सेक्टर पॉलिसी नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम होगी। ओके, दूसरा है इफ यू मास्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, ओके, यू मास्टर द हार्ट ऑफ डीईपीआर एग्जामिनेशन, क्योंकि फेज 1 फेज 2 एंड इवन क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। क्या क्या देखना है इसमें? पॉलिसी, डेटा और उसका इंटरप्रिटेशन, ये 3 चीजें आपको फोकस करनी है। और एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है ना, तो वो 3 आवर्स की वर्कशॉप आप जरूर देखिए, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। वहां पे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जामिनेशन क्या डिमांड करता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।